हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वर्नर्स थ्योरी की। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे लेसन को। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि वर्नर्स थ्योरी को समझने के लिए पहले हमें वर्नर्स के एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करना होगा। तो चलिए फिर पहले वर्नर्स के एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करते हैं। देखिए, हुआ क्या था कि जो आपके अल्फ्रेड वर्नर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया क्या था, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने किया क्या कि कोबाल्ट क्लोराइड को लिया और उसका रिएक्शन करा दिया अमोनिया के साथ। जब उन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड का अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया तो उन्होंने ये देखा कि उन्हें 4 डिफरेंट कलर्स के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। बात को समझिएगा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड लिया और उसका पहले अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया। जब उन्होंने पहले कोबाल्ट क्लोराइड का अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया तो उन्हें एक येलो कलर का प्रोडक्ट दिखाई पड़ा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, फर्दर से कोबाल्ट क्लोराइड को लिया, उसका फिर से अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया तो उन्हें पर्पल कलर का प्रोडक्ट मिला। फिर से उन्होंने उसी कोबाल्ट क्लोराइड को लिया और फर्दर से उसका अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया तो फिर उन्हें ग्रीन कलर मिला। फिर से रिएक्शन कराया तो वॉयलेट कलर मिला। तो उनके माइंड में ये आया कि मैं केमिकल तो सेम ले रहा हूं, मैं कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया ही ले रहा हूं, तो मुझे ये जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो 4 डिफरेंट कलर्स के प्रोडक्ट क्यों मिल रहे हैं। हर बार मुझे सेम कलर का प्रोडक्ट क्यों नहीं मिल रहा है। ये 4 डिफरेंट कलर्स के प्रोडक्ट मिलने का मतलब क्या है। तो उससे उन्होंने अपना एक लॉजिकल अप्रोच लगाया कि मे भी ऐसा होता हो कि अमोनिया कोबाल्ट क्लोराइड से अलग अलग तरीके से जुड़ रही हो या फिर अलग अलग नंबर्स में जुड़ रही हो, है ना। उन्होंने ये एक लॉजिकल अप्रोच लगाया और उस लॉजिकल अप्रोच के बेसिस पे उन्होंने ये 4 डिफरेंट फॉर्मूलाज दिए। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, कोबाल्ट क्लोराइड का और किसका, अमोनिया का, है ना। तो उन्होंने किया क्या था, उन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड का अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया और उन्हें बार बार डिफरेंट कलर के प्रोडक्ट्स मिल रहे थे। तो उन्होंने एक लॉजिकल अप्रोच लगाया और उन्होंने ये सोचा कि जरूर यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा होगा कि या तो अमोनिया इसके साथ डिफरेंट वे में जुड़ रही है, अलग अलग टाइप से बॉन्डिंग कर रही है, या फिर अमोनिया अलग अलग नंबर्स में कोबाल्ट क्लोराइड पर अटैक कर रही है, इसलिए मुझे ये 4 डिफरेंट कलर के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपने लॉजिकल अप्रोच के थ्रू ये 4 डिफरेंट कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज दिए। ओके, अब ये जो फॉर्मूला आपको देखने को मिल रहा है ये वर्नर के अकॉर्डिंग था, उनके एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग था। ये उस टाइम की बात है जब वर्नर ने इस एक्सपेरिमेंट को किया था। और मैं आपको बता दूं कि वर्नर ने अपने एक्सपेरिमेंट को किया था 1823 में, और 1823 की अगर हम लोग बात करें तो ये वो टाइम है जब इलेक्ट्रॉन की भी डिस्कवरी नहीं हुई थी। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी 1897 में, और ये थ्योरी कब की है, 1823 की। दिस मीन्स कि इनका ये जो एक्सपेरिमेंट है वो तब का है जब इलेक्ट्रॉन की भी डिस्कवरी नहीं हुई थी, और उसके बाद भी उन्होंने ये लॉजिकल अप्रोच लगा करके 4 फॉर्मूलाज दिए थे। खैर, इतना तो उन्होंने सोच लिया क्योंकि ना तो इलेक्ट्रॉन की बात हुई थी उस वक्त और ना ही उन्हें बॉन्डिंग का ज्ञान था। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो फिर बॉन्डिंग, जब इलेक्ट्रॉन की ही डिस्कवरी नहीं हुई है तो बॉन्डिंग का ज्ञान कहाँ से होगा, है ना। तो उस टाइम बॉन्डिंग की भी कोई बात नहीं थी, बस उन्होंने ये सोचा कि हो सकता है वो अलग अलग तरीके से जाकर के अमोनिया कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड से जुड़ रही हो या अलग अलग नंबर्स में जुड़ रही हो, जिसकी वजह से ये मुझे 4 डिफरेंट कलर के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, और उसके बेसिस पे उन्होंने ये 4 फॉर्मूले दे दिए। ये तो वर्नर का फॉर्मूला था, लेकिन मॉडर्न नोटेशन में जितना कि अभी हमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग, उस नॉलेज के बेसिस पे उसका रियल फॉर्मूला ये होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं। जब उन्होंने ये लॉजिकल अप्रोच लगाया कि हो सकता है अमोनिया डिफरेंट वे में जुड़ रही हो या अलग अलग नंबर में जुड़ रही हो, तो उसके बाद जब उन्होंने फॉर्मूला दिया तो उसके बाद उन्होंने अपने इस लॉजिकल अप्रोच को और ज्यादा कंफर्म करने के लिए, उसे कंफर्म करने के लिए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है अंदर,
इस चीज को समझने के लिए उन्होंने क्या किया कि ये जो 4 डिफरेंट कंपाउंड्स थे उनका फर्दर से रिएक्शन कराया किसके साथ, AgNO3 के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। पहले उन्होंने ये फर्स्ट वाला प्रोडक्ट लिया और उसका रिएक्शन कराया सिल्वर नाइट्रेट के साथ, देन सेकेंड वाला लिया उसका भी रिएक्शन कराया सिल्वर नाइट्रेट के साथ, थर्ड वाला लिया उसका भी रिएक्शन कराया एंड फोर्थ वाला लिया उसका भी रिएक्शन कराया। जब उन्होंने इन सब के रिएक्शंस कराए तो उन्होंने देखा कि उन्हें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट मिल रहा है। और उन्होंने ये देखा कि ये जो सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं वो अलग अलग नंबर्स में मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, 3 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, यहाँ पे 1, और यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड का कोई प्रेसिपिटेट मिल ही नहीं रहा है। सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट का अलग अलग नंबर्स में मिलना, या फिर ये कह लीजिए कि अलग अलग अमाउंट में मिलना के मिलने की वजह से, अलग अलग अमाउंट में मिलने की वजह से, या फिर ये कह लीजिए कि अलग अलग नंबर्स में मिलने की वजह से उन्हें ये श्योरिटी हो गई थी कि यहाँ पे जो आपका क्लोरीन है, जो यहाँ पे आपका क्लोरीन है, ये जरूर 2 अलग अलग तरीके से कोबाल्ट से जुड़ रहा है। उन्होंने ये सोचा कि पहले वाले प्रोडक्ट में मैं देख रहा हूं, ये जो पहले वाला जो प्रोडक्ट था, दिस मीन्स कि ये जो येलो वाला प्रोडक्ट था, जब उसका इन्होंने AgNO3 के साथ रिएक्शन कराया तो उसमें उन्होंने ये देखा कि क्या हुआ कि उन्हें वहां पे 3AgCl मिल रहा था। तो उससे उनको ये लगा कि यहाँ पे तो यहाँ से 3Cl माइनस बाहर आ रहे हैं, तभी मुझे 3 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं AgCl के, है ना। फिर यहाँ पे उन्होंने ये सोचा कि यहाँ पे 2Cl मॉलिक्यूल बाहर आ रहे हैं, या ये कह लीजिए कि 2Cl माइनस बाहर आ रहे हैं। फिर यहाँ पे उन्होंने देखा कि यहाँ पे 1Cl माइनस बाहर आ रहा है और यहाँ पे Cl माइनस बाहर नहीं आ रहा है। तो इसका जरूर ये मतलब होगा कि Cl जो है वो अलग अलग तरीके से जुड़ रही है। यहाँ पे 3 के 3Cl कुछ ऐसे तरीके से जुड़ी है कि 3 के 3Cl बाहर आ रही है, तभी 3AgCl बाहर आया है। यहाँ पे 2Cl कुछ ऐसे तरीके से जुड़ रही है कि वो इजिली बाहर आ जा रही है, तभी 2AgCl मिल रहा है। और एक Cl किसी ऐसे तरीके से जुड़ी है जो इजिली आयोनाइजेबल नहीं हो सकती, इजिली बाहर नहीं आ सकती, है ना। और यहाँ पर उन्होंने सोचा कि सिर्फ 1 मॉलिक्यूल AgCl मिलने का मतलब है कि इस वाले प्रोडक्ट से, यानी कि इस वाले में केवल एक ही Cl किसी ऐसे तरीके से जुड़ी है जो इजीली बाहर आ सकती है। और यहाँ पे उन्होंने सोचा कि यहाँ पे सारे के सारे Cl किसी मजबूत तरीके से जुड़ी है, मतलब मजबूत बॉन्ड से जुड़ी है। हालांकि उस वक्त बॉन्ड वर्ड नहीं था, लेकिन हम लोग अभी पढ़ रहे हैं तो बॉन्ड वर्ड यूज कर सकते हैं अपने समझने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उन्होंने सोचा कि जरूर सारे के सारे Cl किसी मजबूत बॉन्ड के थ्रू, किसी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के थ्रू मेटल आयन से जुड़े हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर एक भी Cl बाहर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट किया, इससे उन्होंने एक लॉजिकल अप्रोच लगाया कि जरूर यहाँ पर जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप्स की बॉन्डिंग होती है मेटल एंड लिगैंड्स के बीच। तो इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, इस लॉजिकल अप्रोच के बेसिस पे उन्होंने अपनी एक थ्योरी दे दी, जिसे हम लोग अभी प्रेजेंट टाइम पर जानते हैं वर्नर्स थ्योरी के नाम से। उन्होंने अपनी थ्योरी में ये बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो आपके सेंट्रल मेटल आयन होते हैं वो 2 टाइप्स की वैलेंसी शो करते हैं। पहली है आपकी प्राइमरी वैलेंसी, जिसे हम लोग 1 डिग्री वैलेंसी भी लिखते हैं, और दूसरी है आपकी सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे समझना है अपने मॉडर्न नॉलेज के अकॉर्डिंग कि प्राइमरी वैलेंसी क्या है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। तो अब हम लोग एक एक करके दोनों को डिस्कस करेंगे। पहले दोनों को जानेंगे कि इन दोनों का मतलब क्या है, देन उसके बाद इनको कैलकुलेट करने के मेथड्स और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए पहले प्राइमरी वैलेंसी को समझते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी है क्या। मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वही उसकी प्राइमरी वैलेंसी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला मॉलिक्यूल देखिए,
अगर इस वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग देखें तो यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका आ जाएगा +3। ठीक है, यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा +3, यानी कि इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आपकी सेंट्रल मेटल आयन है कोबाल्ट है, इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या है 3। ठीक है, मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी होती है वो एक्चुअल में क्या होती है, वो एक्चुअल में उस सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब इसके आगे की बात समझिए कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है क्या होती है, ये आप समझ गए। अब इसके आगे की बात ये है कि प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो सेटिस्फाइड होती है आपके नेगेटिव आयन से। अब प्राइमरी वैलेंसी का नेगेटिव आयन के थ्रू सेटिस्फाइड होने का क्या मतलब है, इस बात को समझते हैं। नेगेटिव आयन के थ्रू सेटिस्फाइड होने का मतलब ये है कि ये जो चार्ज है आपके सेंट्रल मेटल आयन पे, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इसको बैलेंस करने का काम करता है, इसको काउंटर बैलेंस करने को काम करता है कोई नेगेटिव आयन, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए कोबाल्ट, अगर हम प्राइमरी वैलेंसी की बात करें तो प्राइमरी वैलेंसी एक्चुअल में क्या है, जस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, और मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में होता है। तो पॉजिटिव चार्ज को काउंटर बैलेंस कौन कर सकता है, कोई नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज आयन, है ना। तो वही मैं बताना चाहती हूँ कि प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड कौन करता है, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 1 हो गया अबाउट प्राइमरी वैलेंसी। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 में कि प्राइमरी वैलेंसी के बारे में कुछ और बातें डिस्कस करते हैं। तो वो ये है कि जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी होती है ये आयोनाइजेबल होती है। आयोनाइजेबल होने का क्या मतलब है, आयोनाइजेबल होने का मतलब है कि आयंस के फॉर्म में निकल जाना, बाहर हो जाना। जैसे इस कंपाउंड में अगर हम लोग देखें तो इसमें जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी क्या है +3 है। तो इस +3 को काउंटर बैलेंस कौन कर रहा है, ये आपके तीनों Cl है ना। इसको जस्ट मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव चार्ज को, या फिर ये कह लीजिए कि प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने का काम कौन करता है, सेटिस्फाइड करने का काम करता है नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे Cl3 क्यों लगा था, ये Cl3 एक्चुअल में इस +3 चार्ज को काउंटर बैलेंस कर रहा था। कैसे कर रहा था, देखिए मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पे अगर हम इसको ब्रेक करके देखें तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका CO NH3 6, और अगर इसको हम ब्रेक करें तो ये 3Cl- यहाँ से बाहर हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +3 चार्ज। दिस मीन्स कि इस 3+ चार्ज को कौन बैलेंस कर रहे थे, ये 3Cl- आयंस, है ना। अब आपको पता है कि ये जो 3Cl- आयन है वो यहाँ से इजीली ब्रेक होकर के बाहर हो सकते हैं, इस कंपाउंड से इजीली ब्रेक होके बाहर हो सकते हैं। क्यों इजीली ब्रेक होके बाहर हो सकते हैं, क्यों इजीली आयोनाइज हो सकते हैं, क्योंकि इसका सेंट्रल मेटल आयन के साथ कोई ऑर्बिटल का ओवरलैप होकर के कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो बना नहीं। जस्ट क्या है, जस्ट ये इसके पॉजिटिव चार्ज के साथ, ये जो आपके सेंट्रल मेटल आयन पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जस्ट उस पॉजिटिव चार्ज और इसके नेगेटिव चार्ज के बीच में जो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, जस्ट उस अट्रैक्शन की वजह से ये आपके सेंट्रल मेटल आयन के आसपास मौजूद है ना। तो वो एक वीक तरीके का बॉन्ड है, ऐसा तो है नहीं कि उसने कोई बहुत ऑर्बिटल का ओवरलैप करके कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया है ना। ये क्या है, जस्ट इंटरैक्शन है, जस्ट पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का इंटरैक्शन है। तो ओवरऑल मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो बहुत ही वीक फोर्स, मतलब बहुत ही वीक बॉन्ड के थ्रू जुड़े हैं, एक तरह से बॉन्ड ही नहीं है एक्चुअल में, जस्ट फोर्स की वजह से वहां पर अवेलेबल है। तो ये इस वजह से इजिली आयोनाइज हो सकते हैं। ठीक है, इनके इजिली आयोनाइज होने की वजह क्या है, इनके इजिली आयोनाइज होने की वजह है कि किसी तरह का बॉन्ड ना होना, मेटल आयन और इनके बीच किसी तरह का बॉन्ड ना होना, जस्ट एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का होना, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इजिली ब्रेक हो सकता है, इसलिए ये इजिली आयोनाइज हो सकते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट में आ जाते हैं प्राइमरी वैलेंसी के बारे में। थर्ड पॉइंट ये है कि प्राइमरी वैलेंसी जो आपकी होती है वो नॉन डायरेक्शनल होती है। नॉन डायरेक्शनल होने का ये मतलब है कि ये जो आपके नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं जो कि प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करते हैं, इनका मेटल से जुड़ने का कोई फिक्स वे नहीं होता है, कोई फिक्स तरीका नहीं होता है। मतलब
ये कोई ऐसे तरीके से नहीं जुड़ते हैं कि ये उस पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कोई स्टीरियो केमिस्ट्री दे सके या फिर उस पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कोई पर्टिकुलर ज्योमेट्री दे सके। ठीक है, ये कोई ज्योमेट्री नहीं देते हैं, ये किसी भी तरीके से जुड़ जाते हैं। ठीक है, हमेशा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ज्योमेट्री देने का काम वो वाला लिगैंड करता है जो कि सेंट्रल मेटल आयन के साथ ऑर्बिटल का ओवरलैप करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। जैसे यहाँ पे अमोनिया इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रही है ना, तो अमोनिया इस पूरे कंपाउंड को एक ज्योमेट्री दे रही है, एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री दे रही है। लेकिन ये जो आपके प्राइमरी वैलेंसी के थ्रू जो आयन्स आपके जुड़े होते हैं, ये कोई फिक्स ज्योमेट्री नहीं देते हैं। ठीक है, ये किसी फिक्स ज्योमेट्री को फॉलो करते हुए आकर के नहीं जुड़ते हैं, मतलब ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, इनका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट ये है कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है इसे हम लोग ब्रेक लाइन या फिर ये कह लीजिए कि डॉटेड लाइन के थ्रू शो करते हैं। जैसे यहाँ पे इस कंपाउंड में ये जो 3Cl है, यहाँ पर जो आपके 3Cl माइनस आयन है, या फिर ये कह लीजिए कि ये जो आपके Cl3 है, ये इससे प्राइमरी वैलेंसी के थ्रू जुड़े हैं, तो इस वजह से हम इसे कैसे शो करेंगे कंपाउंड में, डॉटेड लाइन के थ्रू शो करेंगे। हम यहाँ पे जस्ट डॉट 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 करके दिखाएंगे कि ये तीनों Cl जो है वो इस कोबाल्ट के साथ जुड़ा हुआ है प्राइमरी वैलेंसी के थ्रू। ये जस्ट इस कोबाल्ट पे मौजूद +3 चार्ज को काउंटर बैलेंस करने का काम कर रहा है। ओके, तो ये हो गई प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को कैलकुलेट कैसे करते हैं अभी मैं आगे बताऊंगी। फिलहाल ये आपकी प्राइमरी वैलेंसी के बारे में कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हो गए कि प्राइमरी वैलेंसी एक्चुअल में होती क्या है। अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी में। तो सेकेंडरी वैलेंसी में मैं आपको बता दूं कि मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना सिखाया था। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं उस पर मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया था, कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको आप लोग देखिएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ही, किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर ही एक्चुअल में उसकी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी होती है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट ये हो गया कि जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो नॉन आयोनाइजेबल होती है। अब नॉन आयोनाइजेबल क्यों होती है, देखिए सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर है। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या मतलब होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि ये जो आपका सेंट्रल मेटल आयन है इससे कितने डोनर एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हैं, वही एक्चुअल में उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो अगर हम यहाँ पे इस कोबाल्ट के लिए सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। और सेकेंडरी वैलेंसी का सेंस क्या है कि ये कितनी अमोनिया के साथ जुड़ा हुआ है। अब आपको पता है कि यहाँ पे कोबाल्ट और अमोनिया के बीच जो बॉन्ड बना है वो कैसा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनता है ना, ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनता है। तो ये जो आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होते हैं ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। अब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो इस वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के थ्रू अमोनिया यहाँ पे जुड़ी हुई है, तो इस वजह से ये इजिली आयोनाइज नहीं हो सकती, ये यहाँ से ब्रेक नहीं हो सकती, है ना। जबकि प्राइमरी वैलेंसी के साथ क्या सीन था, वो आपका क्या था, वो जस्ट काउंटर बैलेंस करने का काम कर रहा था, वो जस्ट चार्ज को काउंटर बैलेंस करने का काम कर रहा था। वहां पे कोई बॉन्ड नहीं था, कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं था, इसलिए वो इजिली आयोनाइज होकर के बाहर निकल जा रहा था। लेकिन इस केस में क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी में क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी में मेटल और लिगैंड के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मौजूद है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड मौजूद है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ मॉलिक्यूल तो आयोनाइज नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो नॉन आयोनाइजेबल होती है। क्यों, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी एक्चुअल में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के थ्रू जुड़ी हुई है। चलिए अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 3 में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो डायरेक्शनल इन नेचर होती है। डायरेक्शनल इन नेचर का क्या मतलब है, डायरेक्शनल इन नेचर का ये मतलब है कि सेकेंडरी वैलेंसी के थ्रू जो भी लिगैंड जुड़े होते हैं सेंट्रल मेटल आयन से, वो एक फिक्स ज्योमेट्री को फॉलो करते हुए आते हैं। वो एक, जैसे यहाँ पे कोबाल्ट है और यहाँ से 6 अमोनिया आकर के जुड़ रहे हैं, तो ये एक फिक्स ज्योमेट्री में जुड़ रहे हैं,
फिक्स ज्योमेट्री में जोड़ा है, यानी कि इसे एक फिक्स ज्योमेट्री दे रहे हैं, इसे एक ऑक्टाहेड्रल शेप दे रहे हैं, एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री दे रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल शेप दे रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल इन नेचर होती है, यानी कि ये एक फिक्स शेप में आके जुड़ती है, एक फिक्स ज्योमेट्री में आके जुड़ती है। क्यों फिक्स ज्योमेट्री में आके जुड़ती है? क्योंकि यहाँ पे जो लिगैंड्स है वो कुछ इस तरह से आते हैं कि उनके बीच रिपल्शन कम रहे, उनके बीच रिपल्शन कम रहे और जो कंपाउंड बने वो स्टेबल कंपाउंड बने। इस वजह से वो क्या करते हैं कि एक फिक्स ज्योमेट्री में आकर के लगते हैं, यानी कि जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है वो डायरेक्शनल इन नेचर होती है। और फोर्थ पॉइंट ये है कि सेकेंडरी वैलेंसी को हम लोग सॉलिड लाइन के थ्रू शो करते हैं। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं अमोनिया को हमने क्या किया है, यहाँ पे एक सॉलिड लाइन के थ्रू शो किया है। ठीक है, तो ओवरऑल वर्नर्स थ्योरी में हम लोगों ने क्या समझा? ओवरऑल वर्नर्स थ्योरी में हम लोगों ने ये समझा कि वर्नर्स ने क्या किया था, वर्नर्स ने कोबाल्ट क्लोराइड का अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया, जिसकी वजह से उन्हें 4 डिफरेंट कलर के प्रोडक्ट्स मिले। तो उस 4 डिफरेंट कलर के प्रोडक्ट्स के मिलने की वजह से उन्होंने एक लॉजिकल अप्रोच लगाया कि जरूर यहाँ पे कंपाउंड के अंदर अलग अलग तरीके की बॉन्डिंग हो रही होगी, इसी वजह से अलग अलग कलर के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। चलिए फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपको ये वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जाम में दिया है और आपसे पूछ रहा है कि इसमें प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, कैलकुलेट करके बताइए और साथ ही साथ इसे स्ट्रक्चर बना करके शो करिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप लोग? देखिए प्राइमरी वैलेंसी आपको निकालना है। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी आपको निकालना है पहले और सेकेंडरी वैलेंसी निकालना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्राइमरी वैलेंसी से शुरुआत करते हैं। देखिए प्राइमरी वैलेंसी क्या शो करता है? सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, यानी कि अगर हम लोग सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लें तो हमें प्राइमरी वैलेंसी पता चल जाएगी। तो चलिए फिर इसका सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट इस कंपाउंड में करते हैं। क्या है इसमें आपका सेंट्रल मेटल आयन? कोबाल्ट। तो आपको क्या करना है, मेटल आयन को X मान लेना है, देन प्लस उसके बाद क्या करना है, जितने भी लिगैंड है उनके चार्ज को आपस में सम कर देना है। अगर यहाँ पे हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया आपका न्यूट्रल लिगैंड होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 × 5 प्लस क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन पर चार्ज होता है -1। ये मैंने 5 इसलिए किया क्योंकि अमोनिया कितने हैं, टोटल कितनी अमोनिया है? 5 अमोनिया यहाँ पर, इसलिए। ओके, अब देखिए इक्वल क्या करना है, यहाँ पे वो वैल्यू रखनी है जो यहाँ पे स्फीयर पे चार्ज लगी हो। अगर हम लोग इसको चेक करें कि यहाँ पे स्फीयर पे क्या चार्ज है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इसको आयोनाइज करके लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे Cl2 था ना, तो आप चाहे तो इसे ऐसे भी तो दिखा सकते हैं ना, 2+ + 2Cl-, है ना। अगर हम इसको क्या करें, आयोनाइज करके लिखें तो ठीक है। तो यहाँ पे स्फीयर पे हमें क्या पता चल रहा है, ये पता चल रहा है कि इस पे +2 चार्ज है। खैर हम इसे वापस से उसी फॉर्म में लिख देते हैं। ये तो हम लोग बस चेक कर रहे थे कि स्फीयर पे कितना चार्ज है, तो उसके लिए हमने ऐसे कर लिया था। चलिए चार्ज हमें पता चल गया, अब कैलकुलेशन की बारी। तो ये हो गया हमारा X + 0 + ±-1 = +2। अब यहाँ पे देखें तो ये क्या हो गया, X - 1, यहाँ पे हमें क्या मिला, X - 1 और -1 उधर चला जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, +1। दिस मीन्स कि X = हमें क्या मिल रहा है, +3। इसका मतलब इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, 3। अब आपको कैलकुलेट करना है सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी आप कैसे करेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी आपका बताती है कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पता हो तो आप सेकेंडरी वैलेंसी तुरंत बता लेंगे। तो इस कंपाउंड में सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, 6 होगी। कैसे पता, देखिए कितने लिगैंड है यहाँ पे, 5 + 1 6। 5 अमोनिया है आपका, 1 Cl है ना। देखिए मैंने जब आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ाया था तो वहां पर बताया था कि आपको क्या करना है, स्फीयर के अंदर चेक कर लेना है लिगैंड को, है ना। स्फीयर के अंदर जितने भी लिगैंड है उन्हीं को आप देख लीजिए। अगर आपके सारे लिगैंड मोनोडेंटेट लिगैंड है तो जितने लिगैंड है उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। अगर बाइडेंटेट है तो जितना भी लिगैंड है उसमें × 2 कर दीजिए। तो यहाँ पे तो कोई भी बाइडेंटेट लिगैंड है नहीं, सारे लिगैंड्स क्या है, मोनोडेंटेट है।
अमोनिया भी आपका मोनोडेंटेट लिगेंड है और क्लोरीन भी आपका मोनोडेंटेट लिगेंड है। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना, जब कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ा रही थी। यहाँ पे आपको रिवाइज हो रहा है वो। चलिए, तो यहाँ पे टोटल कितने लिगैंड है आपके? 5 अमोनिया है, 1 Cl है और सारे के सारे मोनोडेंटेट है, तो 6 लिगैंड है। अब ये 6 लिगैंड है तो इसका मतलब ये है कि इसका कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा, इसलिए इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी? 6 होगी। तो ये तो आपने कैलकुलेट करके बता दिया। अब मान लीजिए आपसे स्ट्रक्चर में शो करने के लिए भी कह रहा है, या फिर जो एंट्रेंस एग्जाम में आप हैं और वहां पे आपको 4 स्ट्रक्चर बना करके दे दिया है और आपसे पूछ रहा है, 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना के दे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि ये वाले कंपाउंड का, इस वाले कंपाउंड का राइट स्ट्रक्चर कौन सा है ना? तो आप कैसे पता करोगे? आपको क्या करना है, पहले आप सेकेंडरी वैलेंसी चेक करिए। सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या मतलब होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि आपके कितने मतलब लिगैंड के कितने डोनर एटम डायरेक्टली कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हैं। वैसे तो हमें क्या पता चलता है? हमें तो फॉर्मूला देख के ही पता चल जाता है कि स्फीयर के अंदर जितने लिगैंड है वही आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। अब यहाँ पे 5 अमोनिया है और 1 Cl है स्फीयर के अंदर। ये सारे 6 लिगैंड्स क्या है आपके कोबाल्ट के साथ किससे जुड़े हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हैं। तो अब इन्हीं को आप बना दीजिए, उसी से आपको सेकेंडरी वैलेंसी शो हो जाएगी, है ना। तो अब आपने क्या किया, यहाँ पे 5 अमोनिया को 1 2 3 4 5 अमोनिया को दिखा दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, और 1 Cl को आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू दिखा दिया। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि मैंने सॉलिड लाइन के थ्रू दिखा दिया, है ना। सेकेंडरी वैलेंसी को किससे शो करते हैं? सॉलिड लाइन से शो करते हैं। तो पहले तो सेकेंडरी वैलेंसी शो करना बहुत इजी है। जस्ट जितने भी लिगैंड अंदर है उनको आप सॉलिड लाइन के थ्रू जोड़ करके बना दीजिए, सिंपल। अब आपको प्राइमरी वैलेंसी शो करनी है, तो प्राइमरी वैलेंसी कैसे शो करेंगे? प्राइमरी वैलेंसी है क्या? प्राइमरी वैलेंसी एक्चुअल में आपका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। प्राइमरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड होता है? नेगेटिव आयन के थ्रू सेटिस्फाइड होता है। तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड में तो 2 Cl यहाँ पे बाहर ही है ना, 2 Cl आपके बाहर पड़े हुए हैं। तो पहले तो ये +3 में से +2 चार्ज, तो ये दोनों Cl माइनस आयन ही इसके काउंटर बैलेंस कर देंगे, है ना। 2 Cl माइनस आयन यहाँ पे है, तो +3 में से +2 चार्ज तो इनके द्वारा काउंटर बैलेंस हो जाएगा। तो इनकी वजह से काउंटर बैलेंस हो रहा है सेंट्रल मेटल आयन में मौजूद पॉजिटिव चार्ज। ये शो करना है इनकी प्राइमरी वैलेंसी को, तो इनको हम किसके थ्रू शो करेंगे? डॉटेड लाइन के थ्रू शो करेंगे। तो हमने यहाँ पे दोनों Cl को डॉटेड लाइन के थ्रू शो कर दिया। अब चलिए, ये दोनों Cl आपके सेंट्रल मेटल आयन की प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर रहे थे, तो इसे तो आपने डॉटेड लाइन के थ्रू शो कर दिया। तो 3 में से तो +3 में से +2 चार्ज तो हो गया, लेकिन अभी +1 चार्ज रिमेन है। अब उसको कौन बैलेंस कर रहा है? तो उसको यहाँ पे ये वाला Cl बैलेंस कर सकता है। देखिए, अब ये वाला Cl इसको बैलेंस कर सकता है। इसके पास नेगेटिव चार्ज है, भले ही ये मतलब इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है, लेकिन नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसके पास ये एबिलिटी है कि ये आपके कोबाल्ट में मौजूद बचे हुए प्लस चार्ज को काउंटर बैलेंस कर सकता है, इवन कर रहा है। तो इस वाले Cl को आपको क्या करना है? इसको सॉलिड लाइन के साथ तो आपने दिखाया ही है, क्योंकि ये उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू सेंट्रल मेटल आयन के साथ तो जुड़ा ही है, लेकिन उसके अलावा ये उसके चार्ज को भी बैलेंस करने का काम कर रहा है। यानी कि ये वाला Cl दोनों काम कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी भी बना रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी भी बना रहा है। तो इस वजह से इस वाले Cl को आप डॉटेड लाइन के थ्रू भी जोड़ करके दिखाएंगे और सॉलिड लाइन के थ्रू भी जोड़ करके दिखाएंगे। ठीक है, तो ये तरीका होता है कैलकुलेट करने का और स्ट्रक्चर में शो करने का। इसी तरह से इसको समझ लीजिए फटाफट। ये वाला समझ में आ ही गया होगा, तो इसको मैं शॉर्टकट में बता देती हूँ। पहले हम लोग प्राइमरी वैलेंसी देख लेते हैं। प्राइमरी वैलेंसी के लिए हमें चेक करना पड़ता है ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पे देखिए स्फीयर पे कोई चार्ज तो है नहीं, तो ये पूरा 0 है, इक्वल के उस साइड 0 ही रहेगा, यहाँ पे 0 ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस मतलब Cl 3 टाइम्स है, यानी कि -3 है। अब ये -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, यानी कि इसकी प्राइमरी वैलेंसी आपको 3 मिल जाएगी। सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें तो सेकेंडरी वैलेंसी इसकी कितनी मिल जाएगी? 3 + 3 = 6। सेकेंडरी वैलेंसी के लिए आपको पता है कि स्फीयर के अंदर जितने, सेकेंडरी वैलेंसी का क्या मतलब होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में आपको पता है, मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ
कि जितने भी आपके लिगैंड अंदर है आप उनको काउंट कर लीजिए। अगर सारे मोनोडेंटेट है तो एज इट इज जितने नंबर ऑफ अंदर लिगैंड है उतनी ही उसकी क्या हो जाएगी कोऑर्डिनेशन नंबर, और उतनी ही उसकी क्या हो जाएगी सेकेंडरी वैलेंसी। तो 3 + 3 = 6, सेकेंडरी वैलेंसी आपने 6 लिख लिया। अब आपको शो करना था सेकेंडरी वैलेंसी शो करना था, तो ये सारे 6 लिगैंड को सॉलिड लाइन के थ्रू जोड़ दीजिए। आपने जोड़ दिया, 3 अमोनिया को जोड़ दिया, 3 Cl को जोड़ दिया। अब आपको प्राइमरी वैलेंसी शो करनी है, तो प्राइमरी वैलेंसी का क्या मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, और +3 चार्ज है आपके कोबाल्ट पे, तो इस +3 चार्ज को कौन सा वाला नेगेटिव आयन काउंटर बैलेंस करेगा। यहाँ पे कोई अलग से नेगेटिव आयन तो है नहीं, तो ये जो पहले से Cl मौजूद है इसी पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो वो इस +3 चार्ज को भी बैलेंस कर लेगा। तो इसका मतलब ये है कि इस वाले कंपाउंड में ये जो Cl आपके जुड़े हुए हैं तीनों Cl, ये प्राइमरी वैलेंसी भी शो कर रहे हैं और सेकेंडरी वैलेंसी भी शो कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने इसीलिए इसको डॉटेड लाइन से भी दिखा दिया। पहले मैंने इसको सॉलिड लाइन से दिखाया था क्योंकि वो उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे थे, लेकिन अभी जब हम लोगों ने चेक किया तो हमें पता चला कि ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन भी बना दिया। दिस मीन्स कि ये जो तीनों Cl हैं इस पर्टिकुलर कंपाउंड में प्राइमरी वैलेंसी के थ्रू भी और सेकेंडरी वैलेंसी के थ्रू भी इस कोबाल्ट से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा वर्नर्स थ्योरी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।